दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मिल जाएं, तो क्या होगा? अभी दुनिया में एक ऐसा खेल चल रहा है जो शायद अगले 20-30 सालों में पूरी दुनिया का नक्शा बदल दे। एक तरफ है G7, यानी अमेरिका, यूरोप, जापान और कनाडा जैसे अमीर देशों का पुराना क्लब, और दूसरी तरफ है ब्रिक्स, जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं। और अब ब्रिक्स में और भी देश जुड़ रहे हैं। तो असली सवाल ये है, क्या ब्रिक्स कभी G7 को पीछे छोड़ सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आपके पैसे पर, भारत की ताकत पर? आज हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। G7 क्या है? इसकी असली ताकत कहां से आई? पहले समझते हैं। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। इसमें शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। ये 7 देश मिलकर हर साल एक बड़ी बैठक करते हैं और दुनिया की बड़ी समस्याओं पर निर्णय लेते हैं। लेकिन ये इतने ताकतवर कैसे बने? जवाब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति। 18वीं और 19वीं सदी में जब भाप के इंजन, कारखाने और मशीनें आई, तो ये यूरोपीय देश सबसे पहले उस दौड़ में शामिल हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया में व्यापार किया, कभी-कभी जबरदस्ती भी, जैसे उपनिवेशवाद के जरिए। भारत भी इसी का शिकार था। अंग्रेजों ने यहां से अरबों रुपए का सोना, कपड़ा और संसाधन ले गए। लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी डॉलर। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद अमेरिकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गई। मतलब दुनिया में जो भी तेल बिकता है, जो भी बड़ा सौदा होता है, वो डॉलर में होता है। और इसी से अमेरिका की असली ताकत आती है। अभी G7 देशों की कुल जीडीपी दुनिया की लगभग 43-45% है। ये देश विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को भी कंट्रोल करते हैं। यानी अगर किसी देश को पैसे चाहिए तो उन्हें इन्हीं की शर्तें माननी पड़ती हैं। तो दोस्तों, G7 सिर्फ एक क्लब नहीं, ये दुनिया का इकोनॉमिक रूल बुक लिखने वाला समूह है। ब्रिक्स क्या है? ये कैसे बना? अब आते हैं ब्रिक्स पर। ब्रिक्स का नाम एक गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने 2001 में दिया था। उन्होंने देखा कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शुरू में ये सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन 2009 में इन देशों ने पहली बार रशिया में मिलकर एक असली बैठक की। 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ा और ब्रिक्स से ब्रिक्स बना। और फिर 2024 में ब्रिक्स ने बड़ा विस्तार किया। इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई भी शामिल हो गए। अब इसे कभी-कभी ब्रिक्स प्लस भी कहते हैं। और दर्जनों देश और शामिल होना चाहते हैं, जैसे टर्की, इंडोनेशिया, नाइजीरिया। अब ब्रिक्स की ताकत देखिए। दुनिया की आबादी का लगभग 45% ब्रिक्स देशों में रहता है। दुनिया की जमीन का करीब 30% इन्हीं देशों में है। और जीडीपी के मामले में परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP के हिसाब से ब्रिक्स पहले ही G7 से आगे निकल चुका है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार ब्रिक्स की PPP जीडीपी दुनिया की करीब 32-35% हो गई, जबकि G7 की 30% से थोड़ी ज्यादा। लेकिन ध्यान दीजिए, PPP और नॉमिनल जीडीपी में फर्क होता है। नॉमिनल जीडीपी में अभी भी G7 आगे है। तो कहा जा सकता है दौड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी G7 कुछ मामलों में आगे है। ब्रिक्स के पास क्या है जो G7 के पास नहीं? पहली बात, युवा आबादी। भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। हमारी औसत उम्र 28 साल है, जबकि जापान की 48 साल। दूसरी बात, प्राकृतिक संसाधन। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार है। ब्राजील के पास अमेज़न जंगल और खनिज है। सऊदी अरेबिया और यूएई के पास तेल है। तीसरी बात, तेज आर्थिक विकास। भारत अभी 6-7% की दर से बढ़ रहा है,
जबकि अमेरिका 2-3% से। तो ब्रिक्स सिर्फ एक विचार नहीं रहा, ये एक असली और बढ़ती ताकत बन गया है। असली मुकाबला किन मोर्चों पर है? अब बात करते हैं असली मुकाबले की। ये लड़ाई कई मोर्चों पर है। मोर्चा नंबर 1, डॉलर बनाम बाकी दुनिया। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जब भारत तेल खरीदता है तो उसे पहले डॉलर खरीदने पड़ते हैं। इसका मतलब अमेरिकी नीतियां हमारी इकोनॉमी को सीधे अफेक्ट करती हैं। जब अमेरिका अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो भारत से पैसा निकलकर अमेरिका चला जाता है। ब्रिक्स देश इसी डॉलर डिपेंडेंसी से बाहर निकलना चाहते हैं। इसीलिए अब ब्रिक्स देश आपस में अपनी अपनी करेंसीज में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया और रशिया के बीच रूपी रूबल ट्रेड की कोशिश हुई। चाइना और ब्राजील ने युआन में सौदे किए। इंडिया ने यूएई के साथ दिरहम में व्यापार शुरू किया। क्या ब्रिक्स की अपनी करेंसी आ सकती है? इस पर बातें हुई हैं, लेकिन अभी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत और चीन के बीच खुद कई मामलों में तनाव है। लेकिन धीरे धीरे डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है, ये जरूर है। मोर्चा नंबर 2, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। G7 देशों के पास अभी भी सबसे ज्यादा पेटेंट्स हैं। सिलिकॉन वैली, टोक्यो, लंदन ये इनोवेशन के केंद्र हैं। लेकिन चाइना ने पिछले 20 सालों में जबरदस्त काम किया है। AI, 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में चाइना अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। हुआवे, अलीबाबा, बाइडू ये सब ग्लोबल टेक जायंट्स हैं। भारत भी पीछे नहीं। हमारे पास इसरो, IIT ग्रेजुएट्स और एक बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। लेकिन एक बात सच है, सेमीकंडक्टर यानी चिप्स बनाने में अभी भी G7 देश, खासकर अमेरिका, जापान, नीदरलैंड्स बहुत आगे हैं। मोर्चा नंबर 3, मिलिट्री पावर। G7 के पास नेटो है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन। अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया के बाकी सभी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। लेकिन ब्रिक्स में भी रशिया, न्यूक्लियर पावर, चाइना दूसरी सबसे बड़ी सेना, इंडिया तीसरी सबसे बड़ी सेना है। इसलिए मिलिट्री पावर में भी यह मुकाबला बहुत पेचीदा है। मोर्चा नंबर 4, ट्रेड रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना का BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके जरिए चाइना ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में रेल, सड़क और बंदरगाह बनाए हैं। इससे चाइना का व्यापारिक प्रभाव बढ़ा है। जवाब में इंडिया और G7 ने PGII और IMEC जैसी योजनाएं शुरू की हैं। IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल है। ब्रिक्स में इंडिया कहां खड़ा है? दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि ब्रिक्स और G7 की इस कहानी में भारत की भूमिका सबसे दिलचस्प है। भारत ब्रिक्स का सदस्य भी है और G7 के साथ भी अच्छे संबंध रखता है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है। हम किसी एक खेमे में नहीं रहते, हम अपने फायदे के हिसाब से काम करते हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं, अमेरिका के साथ टेक पार्टनरशिप करते हैं, चीन के साथ व्यापार होता है, लेकिन सीमा पर तनाव भी है। ये बैलेंसिंग एक्ट मुश्किल है, लेकिन अभी तक भारत ये अच्छे से कर रहा है। ब्रिक्स में भारत की ताकत। 1, GDP। भारत 2023-24 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। 2030 तक हम तीसरे नंबर पर हो सकते हैं। 2, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। UPI, आधार, डिजीलॉकर ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम है। G20 में भारत ने UPI को ग्लोबल बनाने की पहल की। 3, सॉफ्ट पावर। योग, बॉलीवुड, भारतीय खाना दुनिया में हमारी एक अलग पहचान है। 4, डायस्पोरा। दुनिया भर में 3.2 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं। वे हर साल 100 अरब डॉलर से ज्यादा भारत भेजते हैं। ये किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। चाइना के साथ LAC पर तनाव। ब्रिक्स में चाइना का दबदबा, वो हमसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत पाकिस्तान तनाव और उसका रीजनल असर। लेकिन चुनौतियां भी हैं। भारत की असली स्ट्रैटेजी ये है कि हम ब्रिक्स को चाइना का मंच नहीं बनने देना चाहते, बल्कि इसे एक जेन्युइनली मल्टीपोलर मंच बनाना चाहते हैं। अगर ब्रिक्स सच में G7 को पीछे छोड़ दे तो क्या होगा? अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पर। कल्पना कीजिए,
साल 2040 ब्रिक्स की जीडीपी दुनिया की 40% हो गई। ब्रिक्स देश आपस में अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। डॉलर की पकड़ काफी कमजोर हो गई। तो क्या बदलेगा? बदलाव नंबर 1, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बदल जाएंगी। अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में वोटिंग राइट्स का ज्यादातर हिस्सा G7 के पास है। अगर ब्रिक्स ज्यादा ताकतवर हो गया तो वे अपना खुद का मल्टीलैटरल बैंक चाहेंगे। वैसे ब्रिक्स का एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक पहले से है, जिसमें भारत भी शामिल है। अगर ये बड़ा हो गया तो विकासशील देशों को पैसे के लिए हमेशा पश्चिम की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। बदलाव नंबर 2, आपके जीवन पर असर। पेट्रोल की कीमत। अगर ऑयल ट्रेड डॉलर में नहीं होता तो भारत को डॉलर खरीदने की जरूरत कम होगी। इससे रुपये मजबूत हो सकता है और पेट्रोल सस्ता हो सकता है। जॉब्स। भारतीय कंपनीज को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा मौके मिलेंगे। एक बड़ा ब्रिक्स मार्केट भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। टेक्नोलॉजी। अगर चाइना और इंडिया मिलकर टेक पर काम करें तो हम अमेरिकन के बराबर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने चाहिए। बदलाव नंबर 3, जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट। अभी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस G7 से हैं। अगर ब्रिक्स और मजबूत हो गया तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग बढ़ेगी। भारत को परमानेंट सीट मिल सकती है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। बदलाव नंबर 4, लेकिन खतरे भी हैं। अगर दुनिया 2 खेमों में बंट गई, G7 बनाम ब्रिक्स, तो ये कोल्ड वॉर 2.0 जैसा हो सकता है। इससे ट्रेड वॉर बढ़ सकती है। टेक्नोलॉजी का बंटवारा हो सकता है, जैसे इंटरनेट 2 हिस्सों में बंट जाए, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान छोटे और गरीब देशों को होगा, जिन्हें दोनों पक्षों में से चुनना पड़ेगा। असली सच क्या है? ब्रिक्स की ताकत और कमजोरियां। ब्रिक्स की ताकत, बड़ी आबादी और युवा वर्कफोर्स, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा, तेज आर्थिक विकास और डॉलर से आजादी की ललक। ब्रिक्स की कमजोरियां, इंडिया और चाइना के बीच तनाव, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। रशिया पर पश्चिमी प्रतिबंध, इससे ब्रिक्स की इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी कम होती है। कोई साझा करेंसी नहीं, कोई साझा सेना नहीं, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स। चाइना कम्युनिस्ट है, इंडिया डेमोक्रेसी है, ब्राजील अलग। इतनी विविधता में एकजुटता बनाए रखना मुश्किल है। G7 की ताकत, डॉलर की ताकत अभी भी बहुत बड़ी है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अभी आगे। नेटो जैसा मजबूत मिलिट्री अलायंस, इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO पर नियंत्रण। G7 की कमजोरियां, बूढ़ाती आबादी, चाइना और इंडिया जैसे बड़े बाजारों पर निर्भरता, खुद के बीच ट्रेड वॉर्स, जैसे अमेरिका यूरोप टैरिफ विवाद। तो सच ये है, ना तो ब्रिक्स पूरी तरह जीत रहा है, ना G7 पूरी तरह हार रहा है। ये एक धीरे धीरे बदलती दुनिया है। दोस्तों, तो अंत में यही कहूंगा, दुनिया बदल रही है। 100 साल पहले यूरोप राज करता था, 50 साल पहले अमेरिका, आज एशिया उठ रहा है। और इस बदलाव में भारत की भूमिका सबसे खास है। हम ना किसी के गुलाम हैं, ना किसी के पिछलग्गू। हम अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ब्रिक्स G7 को पूरी तरह ओवरटेक करे या ना करे, लेकिन एक बात तय है, दुनिया अब एक ही देश की नहीं रहेगी। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है और उसमें भारत का एक बड़ा हिस्सा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी और जरूरी जानकारी हम हर हफ्ते लाते हैं। और कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स कभी G7 को पीछे छोड़ पाएगा? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।